नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेसन क्लास 9 से। नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डायरेक्टली बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम की बात कर रहे हैं। रीज़न बहुत स्पष्ट है। आप नील बोर के द्वारा एटम का जो स्ट्रक्चर दिया गया था, अगर आप उसको सही तरीके से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो बाकी के स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आपको ये पता चलेगा कि नील बोर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसको हम क्यों तवज्जो देते हैं और क्यों पढ़ते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये समझें कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। देखिए, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इस एटम के पास अलग अलग शेल्स होते हैं। शेल्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। धीरे धीरे और सुनते सुनते आप सब कुछ सीख जाएंगे, जल्दबाजी मत कीजिएगा, सिर्फ सुनिए। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये जो शेल्स हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि ये के, एल, एम, एन, ओ, पी, अलग जितने शेल्स होते हैं सबके अलग नाम होते हैं। के शेल को हम n=1 यानी फर्स्ट शेल, इसको सेकंड शेल, इसको थर्ड शेल भी कह सकते हैं। यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर, कौन सा नंबर है। 1 है तो k को रिप्रेजेंट करेगा, 2 है तो l को, 3 है तो m को। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। ठीक है, आपने सीखा कि एटम में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का जो टोटल अगर आप देखेंगे उसका मास, उसका जो टोटल स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा सा है, मतलब छोटा न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन्स का। उस क्लाउड में अलग अलग शेल्स होते हैं। मैं सब समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में हो गया प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, कई सारे न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है एक भी न्यूट्रॉन ना हो। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक, न्यूट्रल का क्या मतलब, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव कौन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद जो शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला होता है, मैं सब समझाऊंगी आपको। आज हम सिर्फ नील बोर के द्वारा जो एटम का स्ट्रक्चर दिया गया था उस पर फोकस करेंगे। उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होते हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अलावा आपके पास ये जो मैंने गोल चक्कर दिखाए हैं इसको आप कहते हैं शेल। ठीक है ना, इन शेल्स को ही हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं और आप इसको एनर्जी लेवल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स, राइट। अब ये जो मैंने डॉट्स यहाँ बनाए हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, राइट। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ई और ये छोटा सा नेगेटिव साइन दिखाते हैं, ई नेगेटिव, इसका रिप्रेजेंटेशन ई नेगेटिव से ही करते हैं इलेक्ट्रॉन का। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आपके पास अलग अलग शेल्स, उन शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हर एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं। ठीक, चलिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो अब आप समझिए कि नील बोर जब इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर दिया, देखिए नील बोर से बहुत सारे लोग पहले आए थे साइंटिस्ट जिन्होंने अपने अपने हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है ना, वो सारे हम पढ़ेंगे। अभी नील बोर ने क्या कहा, नील बोर ने कहा कि ठीक है, एटम में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी इनका जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप सम अप करने की समरी की बात करें तो ये कहेंगे कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल। एटम इज मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स से मिलके बना है एटम। उस 3 पार्टिकल्स में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं। वैसे प्रोटॉन को स्मॉल p, न्यूट्रॉन को n से और स्मॉल e से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात इन्होंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है आपका सेंट्रल पार्ट, एकदम बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस का, एकदम सेंट्रल पार्ट है। ठीक है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। चलो, इतना समझ में आ गया आपको। तीसरी बात ध्यान रखने की क्या है,
तीसरी बात ध्यान रखने की ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने ही ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। जैसे कि आपने सोलार सिस्टम पढ़ा होगा ना, सौरमंडल पढ़ा है, तो उसमें आप कहते हैं कि सूरज है और उसके अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, धरती भी चक्कर लगा रही है, तो उनका अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट है ना, उस फिक्स्ड ऑर्बिट में ही वो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना, अपनी ही एनर्जी लेवल में, अपने ही एनर्जी शेल में या फिर अपने ही ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, और किसमें, फिक्स्ड पाथ में, इनका फिक्स्ड पाथ है, अपने रास्ते से नहीं हटते। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस और इस शेल के बीच में आके मूवमेंट करने लग जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए चौथा पॉइंट हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट हम ये कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो शेल्स हैं, हर एक शेल की अपनी एक लिमिट है। कहने का मतलब जो पहला शेल है जिसे हम के शेल कहते हैं, उसकी अपनी एक लिमिट है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो हमारा एल शेल है उसकी भी अपनी लिमिट है, उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी 8 से ज़्यादा आप उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। ऐसे ही के शेल को आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। एम शेल को आप 3 से 18 मैक्सिमम होते हैं, 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही बात के शेल्स की बात करेंगे, NOP, ठीक है ना, उसके भी फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ लिमिट है, लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है हर एक शेल, उसकी एक लिमिट है, लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल, ठीक है ना, ईच शेल। और शेल को मैंने आपको बताया कि शेल को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, मैं ये शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ आपको। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये है कि हर एक शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है, हर एक शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी अपनी एनर्जी होगी। वो न्यूक्लियस के बहुत करीब भी है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, तो उसकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आप देखेंगे कि न्यूक्लियस से शेल्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके ज़्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ 2 थे, अब 8 हो गए, फिर 18 हो गए। तो हर एक शेल की अपनी एक एनर्जी है, ठीक है ना, हर एक शेल की एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट भी होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ईच एनर्जी शेल, ईच एनर्जी लेवल हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो तो समझ में आया, लेकिन अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो सबसे पहला वाला जो शेल है, इस शेल की यानी नियरेस्ट शेल की एनर्जी कम होती है, नियरेस्ट शेल की एनर्जी जो होगी वो लेस होगी, और जो सबसे लास्ट वाला होगा यानी फारदेस्ट, सबसे दूर वाला जो शेल होगा, उस शेल की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी मोर होगी। इसका क्या कारण है, देखो इसका कारण एग्जामिनेशन में, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए ना। देखिए आप ये जानते हैं कि ये जो यहाँ पर ये जो शेल है न्यूक्लियस के बाद, ये शेल तो फिक्स्ड है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड है। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर फिक्स्ड है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, बाकी ये फिक्स्ड है। तो आपने सुना होगा 2 एनर्जीज होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब मूवमेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब चीज़ स्टेबल होती है वो हमारी कहलाई जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर स्टेबल क्या है, शेल जो है आपका वो स्टेबल है, शेल तो कहीं नहीं जा रहा ना, शेल तो जहाँ है वहीं है, ऑर्बिट तो कहीं नहीं जा रहा ना, ऑर्बिट जहाँ है वहीं है। सौर मंडल में अगर हम चलें तो सूरज के आसपास जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ऑर्बिट तो नहीं घूम रहा ना, ऑर्बिट तो वहीं का वहीं है, स्टेबल ही है, उस ऑर्बिट में चक्कर लगाया जा रहा है। यानी शेल जो है हमारा वो इसी पोजीशन पे है, इसी लोकेशन पे है। अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, मालूम है ना आपको, mgh। यहाँ हाइट h क्या है, h हाइट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं न्यूक्लियस से इसकी हाइट नापूं
तो ये छोटी है ना, हाइट कम कम हाइट है, यानी mgh अगर आप वैल्यू लगाने की कोशिश भी करें तो ये जो h है, h की वजह से कम वैल्यू होगी, राइट। सिमिलरली अगर आप न्यूक्लियस से और आगे बढ़ते जाएं तो ये मान के अगर ये चलिए H1 हुआ तो ये H2 हुआ, ठीक है। और हमारा सबसे बाहर वाला शेल ये है, M शेल है। तो अगर मैं न्यूक्लियस से इसकी हाइट नापने की कोशिश करूं, ठीक है ना, ये हम हाइट मान के चलते हैं, इसका डिस्टेंस नापने की कोशिश करूं तो ये हो गया H3, राइट। तो इसका मतलब ये जो शेल है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, शेल तो ये भी फिक्स था, शेल ये भी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी मूवमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी मूवमेंट करेंगे। ये और बात है, इलेक्ट्रॉन इसमें कम थे पहली शेल में, लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, लेकिन ये शेल ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। और ज़्यादा बड़ी होने की वजह से इस शेल की जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी तो ज़्यादा ही हो जाएगी ना। इसकी वजह से जो शेल सबसे आउटर मोस्ट है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, जो शेल सबसे ज़्यादा पास में है उसमें कम एनर्जी होती है, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको समझिए। तो ये आपका पॉइंट हो गया एक। और फिर हमारे पास एक और पॉइंट है, वो ये होता है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी शेल्स में कोई भी बदलाव नहीं होता, एनर्जी शेल्स बिल्कुल सेम रहते हैं। हाँ, ये और बात है, कहने का मतलब कि अपने ही ऑर्बिट में घूमना है ना, तो अपने ऑर्बिट में घूमने के बाद जिस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है वही रहेगा। फर्क कब आता है? फर्क तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन को, अगर मानो इसको इस पहले इलेक्ट्रॉन से, इस पहले शेल से दूसरे शेल में कूदना हो, तो ये क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा ना, तब कूदेगा। अगर आपको आज स्पोर्ट्स खेलना है और शाम में आपने कोई स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन की है, शाम को आपने खेलना है, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, तो फिर आप खेल पाएंगे क्या? यू नीड एनर्जी ना। तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इनटेक करना पड़ेगा, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी कुछ अच्छा खाकर, ठीक है ना। एनर्जी गेन करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जब एक लोअर लेवल से, एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन को कूदना पड़े तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ती है। वहीं अगर एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है। समझ में आया? तो इन दो कंडीशंस में ही आपका जो एनर्जी वेरिएशन है वो होता है। इसका मतलब वैसे तो एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता, जो जहां पे है वहीं के वहीं रहता है, सेम एनर्जी लेवल रहती है। वैसे तो आप देखें तो इनकी सेम एनर्जी लेवल रहेगा, लेकिन एनर्जी लेवल कब चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनर्जी जब उसको जंप करना होता है फ्रॉम लोअर से लेकर हायर पर, ठीक है। अगर उसको लोअर से लेके हायर पे जाना है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कूदने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है जब वो हायर से लोअर शेल में आता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, नील बोर ने ये पॉइंट्स दिए, इन सारे पॉइंट्स को ना आप और ज़्यादा गहनता के साथ और गहराई के साथ हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। असल में अभी तो मैं आपको सिर्फ शेल्स बता रही हूँ, हायर क्लास में 11th स्टैंडर्ड में आप सब शेल्स भी पढ़ेंगे। तो ये जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आने की बात है, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ये सारी बातें ना उस समय आप और ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। 9th स्टैंडर्ड के लेवल में उतना गहराई में आपको नहीं पढ़ाया है गया है, सिर्फ मोटा माटी ऊपर से आपको बता दिया गया है कि नील बोर ने क्या कहा। तो आइए एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं कि नील बोर ने क्या कहा। नील बोर ने कहा कि जो एटम है, उस एटम में 3 मेन चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होती ही है। ये और बात है कि किसी में न्यूट्रॉन 0 हो जाए, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो अलग बात है, कितने होंगे दैट इज वन थिंग, लेकिन ये 3 चीजों से मिलकर नॉर्मल एक एटम बनता है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, छोटा सा। बाकी का जो बड़ा पोर्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं, शेल्स में होते हैं, और उन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इन एनर्जी लेवल्स के नाम भी होते हैं। न्यूक्लियस के पास जो सबसे पहला एनर्जी लेवल है या शेल है, उसका नाम होता है के, जिसे हम 1 भी कहते हैं, L, M, ऐसे ही आप इसको 2 या 3 के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। किताबों में आप n = 1 पढ़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ शेल कौन सा? 1, जिसे हम K से जानते हैं, ठीक। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड पाथ पर ही रोटेट करते रहते हैं। इसके अलावा आपने ये पढ़ा कि हर एक
एनर्जी लेवल, यानी हर एक शेल की अपनी ही एक एनर्जी होती है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो वो शेल जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसमें मिनिमम एनर्जी होगी, और जो शेल सबसे ज़्यादा दूर है उसमें मैक्सिमम एनर्जी होगी। यहाँ पर आप मैक्सिमम एनर्जी शेल की बात कर रहे हैं, और शेल स्टेबल है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा। कोई भी चीज़ अगर स्टेबल होती है तो उसमें अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप ये मान के चलिए कि आप उस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला mgh मत याद रखिएगा, यहाँ पर h से आप कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आप मान के चलिए कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, छत पे रखिए कोई चीज़ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर आप उसको बिल्कुल नीचे रख देंगे तो कम होगी। हाइट बढ़ती है तो उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेशन करे होंगे उस डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। राइट इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हर एक एनर्जी लेवल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, लेकिन वो फिक्स्ड एनर्जी में तब बदलाव आता है जब एक इलेक्ट्रॉन को जंप करना हो। अगर वो लोअर लेवल से यानी इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और अगर उसको नीचे आना है तो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एनर्जी गेन करना, एनर्जी लूज करना, और ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की, मैक्सिमम एनर्जी आउटर मोस्ट शेल में, मिनिमम एनर्जी लोअर शेल में, इसको और विस्तार से आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये नील बोर के दिए गए 6 पॉइंट्स थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे तो एटम का स्ट्रक्चर बनाने को ज़्यादा पूछा जाता है, रदरफोर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एग्जामिनर्स का वो पूछ लिया जाता है, थॉमसन मॉडल भी पूछ लिया जाता है। सिलसिलेवार तरीके से हम सब डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये समझ लिया कि नील बोर ऑफ एटम क्या होता है तो हम बहुत अच्छे से बाकी के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स दिए गए थे थॉमसन या रदरफोर्ड के द्वारा, उनकी खामियों को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले ये टॉपिक चूज किया है, ठीक है ना। याद रखिए यही वो एटम का स्ट्रक्चर है जिसको हम आज तक पढ़ते आए हैं, और ये सबसे एप्ट है, सबसे सटीक एटम का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेहिचक पूछिए, ठीक है ना। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।